एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। हाजी अब्दुल्ला बुरी तरह बिलबिलाया हुआ था। उस रोज जब उसे इत्तला मिली कि शारिक और समीना गुलबर्ग की कोठी में जलकर राख हो गए हैं तो उसे इस खबर पर यकीन नहीं आया था। उस कोठी के गिराज में उसकी पजेरों का जला हुआ ढांचा और तहखाने से सोने के चंद टुकड़े भी मिले थे। यही कीमती पजेरों शारिक और उसके साथियों ने उसके दामाद से छीनी थी और उसमें सोने के बिस्किटों से भरी हुई पेटियां भी थीं। सोने के पिक चंद टुकड़े और पजेरों का जला हुआ ढांचा। अगरचे इस बात का सबूत था कि शारिक और समीना उस कोठी में थे, लेकिन उसे इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि वो दोनों आग में जलकर मर गए होंगे। यकीन न करने की एक वजह यह भी थी कि कोठी को आग हादसाती तौर पर नहीं लगी थी। हादसाती तौर पर लगने वाली आग इस तरह अचानक नहीं फैलती। उस इमारत में रहने वालों को जान बचाने का मौका मिल जाता है, लेकिन ये आग इस तरह लगी थी कि उसने चंद सेकंड के अंदर अंदर चारों तरफ से पूरी कोठी को लपेट में ले लिया। और बाद में यह भी साबित हो गया कि आग हादसाती तौर पर नहीं लगी थी, बल्कि पेट्रोल छिड़क कर लगाई गई थी। पेट्रोल पूरी कोठी में और चारों तरफ छिड़का गया था, इसलिए पूरी कोठी आनन फानन आग की लपेट में आ गई। हाजी अब्दुल्ला ये सोचता रहा कि आग अगर शारिक ने लगाई थी तो कोठी से बरामद होने वाली वो 2 लाशें किसकी थीं जो जलकर राख हो चुकी थीं। उसे यकीन था कि वो लाशें शारिक और समीना की नहीं थीं। वो दोनों इस तरह आसानी से मरने वाले नहीं थे। जिसने पूरे जिले की पुलिस और अपने मुखालिफ गिरोहों के आदमियों को नचा रखा था, वो इस तरह आसानी से कैसे मर सकता था। और फिर ये बात भी थी कि कोठी में आग लगने से पहले सोना वहां से कहीं और मुंतकिल कर दिया गया था, जिसका मतलब था कि कोठी को आग जानबूझकर लगाई गई थी। मुमकिन है पुलिस को उस कोठी पर शुबा हो गया हो और शारिक ने अपने खिलाफ तमाम सबूत मिटाने के लिए कोठी को आग लगा दी हो। एक और ख्याल भी हाजी के जहन में आया। माझे गुज्जर का एक आदमी मजीदा भी पिछले दिनों शारिक से टकराया था और शारिक ने उसका एक बंदा मार दिया था। हो सकता है मजीदे ने मौका पाकर शारिक की कोठी को आग लगा दी हो, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि पिछले चंद रोज में शारिक और मजीदे में कोई झड़प हुई हो। हाजी शारिक और समीना के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए अपने तमाम जराए इस्तेमाल कर रहा था। उसके आदमी पूरे शहर में फैले हुए थे, लेकिन किसी तरफ से कोई इत्तला नहीं मिल रही थी। और फिर हाजी को उस हादसे की इत्तला भी मिली थी जिसमें दिलावर नामी एक गुंडा हलाक हो गया था। दिलावर के बारे में हाजी को इतना मालूम था कि वो माझे गुज्जर के साथ काम करता रहा था, लेकिन कुछ अरसे से रूपोश था। इस हादसे में एक मजदूर भी जख्मी हुआ था, लेकिन हाजी ने उस पर तवज्जो नहीं दी थी और उसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन उस हादसे के दूसरे दिन जब अखबारात में ये खबरें शाया हुई कि टैक्सी के हादसे में जख्मी होने वाला मजदूर शारिक था, जो टांग टूट जाने के बावजूद अस्पताल से फरार हो गया, तो हाजी चौंका। इस खबर से उसके इन खदशात की तस्दीक हो गई थी कि कोठी की आग में मरने वाले समीना और शारिक नहीं थे। हाजी के आदमी एक बार फिर पूरे शहर में फैल गए थे, लेकिन कई रोज गुजर जाने के बाद भी वो शारिक का सुराग न लगा सके। उसे हैरत थी कि शारिक जख्मी होने के बावजूद कहाँ गायब हो गया। उसके आदमी शहर के तमाम प्राइवेट अस्पतालों और डॉक्टरों को भी चेक करते फिर रहे थे। शारिक जख्मी था और उसे इलाज की जरूरत थी और वो यकीनन किसी डॉक्टर की खिदमत हासिल करेगा, लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बाद भी कुछ पता नहीं चल सका था। हाजी ने अपने एक आदमी की ड्यूटी अस्पताल में भी लगा दी थी ताकि ये मालूम किया जा सके कि शारिक जख्मी होने के बावजूद अस्पताल से फरार कैसे हुआ। आया बाहर से कोई आदमी उसे लेने आया था या उसके फरार में अस्पताल के अमले का कोई आदमी शामिल था। हाजी को हालांकि पुलिस की रिपोर्ट मिल चुकी थी, लेकिन वो अपने तौर पर भी इत्मीनान कर लेना चाहता था। मगर दूसरे रोज उसके आदमी ने जो रिपोर्ट दी वो पुलिस की रिपोर्ट से मुख्तलिफ नहीं थी। हाजी अब्दुल्ला जैसे जैसे इस मामले पर सोचता मजीद उलझता जाता। हाजी के अपने आदमी शारिक के बारे में मालूमात हासिल करने में नाकाम हो चुके थे और फिर उसे एक और ख्याल आ गया। चंद रोज पहले शारिक की मजीदे से कुछ झड़पें हुई थीं। हो सकता है मजीदा उसके बारे में कुछ जानता हो। ये ख्याल आते ही हाजी ने अपना एक आदमी मजीदे को बुलाने के लिए भेज दिया। हाजी के बुलावे पर मजीदा इनकार नहीं कर सका और खास तौर पर जब उसे ये मालूम हुआ कि हाजी शारिक के मामले पर बात करना चाहता है तो वो उसी वक्त उस आदमी के साथ चल पड़ा। हाजी उस वक्त इकबाल टाउन वाली उसी कोठी में था जो पहले उसने शारिक को दी थी और फिर धोखे से वापस ले ली थी।
मजीदे का इस्तकबाल हाजी ने बड़ी गर्मजोशी से किया था। वो कुछ देर इधर उधर की बातें करते रहे, फिर हाजी असल मौजू पर आ गया। हाजी ने बात शुरू करते हुए कहा, शारिक ने मांझे के साथ जो कुछ भी किया उसका मुझे अफसोस है। इसमें शुबा नहीं कि शारिक बहुत चालाक आदमी है। वो एक से दुश्मनी रखता है तो दूसरे से दोस्ती, ताकि उसे सिर्फ एक ही महाज पर लड़ना पड़े। मांझे से जब उसकी महाजआराई हो रही थी तो शारिक ने मुझसे दोस्ती रखी ताकि मैं इस मामले में मुदाखलत न करूं, और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी जिसका अब मुझे एहसास हो रहा है। अब शारिक हम दोनों का मुश्तरका दुश्मन है। वो मेरे कई बंदे मार चुका है और इसके अलावा मुझे करोड़ों का नुकसान भी पहुंचा चुका है। उसने तुम्हारा भी एक बंदा मारा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम लोग मिलकर उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर हम बिखरे रहे तो वो हमें नुकसान पहुंचाता रहेगा। मजीद ने कहा, उसने मेरे 2 बंदे मारे हैं जी। मैं तो चाहता था कि हम मिलकर काम करें, मगर आपके पास आने से झिझक रहा था। अब आपने बुलाया है तो मैं भी यही समझता हूँ कि हम अलग अलग रहकर कुछ नहीं कर सकते, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हमें दूसरों को भी साथ मिला लेना चाहिए। हाजी ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा, बोला, ये तो और भी अच्छी बात है, लेकिन हमारे साथ और कौन मिल सकता है? मजीद ने कहा, कई छोटे ग्रुप हैं जो अपने तौर पर काम कर रहे हैं और उन सबको किसी न किसी मौके पर शारिक से नुकसान पहुंचा है। वो सब शारिक के खिलाफ हमारे साथ मिल सकते हैं। हाजी ने कहा, ठीक है, तुम उन सब से बात कर लो। 2 दिन बाद हम एक मीटिंग रख लेते हैं जिसमें शारिक के खिलाफ एक मुश्तरका लाहे अमल तय कर लिया जाएगा। फिर कुछ देर की खामोशी के बाद बोला, लेकिन क्या तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि शारिक कहाँ छुपा हुआ है? मजीद ने कहा, चंद रोज पहले मैंने उसे मुल्तान रोड पर देखा था, यतीम खाने वाले चौक से तकरीबन 1 मील आगे। वो वाक़े की तफसील बताने लगा। जब इत्तफाकन शारिक से आमना सामना हो गया था और उसका साथी शारिक को पकड़ने की कोशिश में बस के नीचे आकर हलाक हो गया था। आखिर में वो कह रहा था, उस वाक़े के बाद मैं तो 3-4 दिन तक रूपोश ही रहा था, और जब पुलिस ने एक इत्तिफाकी हादसा करार देकर बात खत्म कर दी तो उसके बाद मैं घर से निकला। मुझे शुबा था कि शारिक ने उस इलाके में अपना कोई अड्डा बना रखा है। मैं कई रोज तक उधर टोह लगाता रहा, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। मेरा ख्याल है कि शारिक इत्तिफाकन उस तरफ गया होगा। अगर उसका कोई ठिकाना होता तो वो दोबारा भी उस तरफ जरूर जाता। हाजी ने कहा, मुझे उस जगह के बारे में बताओ, मैं भी जरा अपने तौर पर उस इलाके को चेक करूंगा। मजीद ने उस इलाके की निशानदही कर दी। उसके बाद भी वो देर तक बातें करते रहे। फिर उनकी ये मीटिंग खत्म हो गई। हाजी ने मजीदे को ताकीद कर दी थी कि जैसे ही शारिक का कोई सुराग मिले, वक्त जाया किए बगैर मुझे इत्तला कर देना। हाजी से इस मीटिंग में मजीदे ने कुछ फायदा भी उठाया था। एक तो ये कि हाजी ने उसे आधी कीमत पर हेरोइन सप्लाई करने का वादा किया था, और दूसरा वादा ये किया था कि वो उसके इलाके में वाक़े अपने परचून के दोनों अड्डे बंद कर देगा, और इस तरह उन अड्डों का गाहक भी उसके पास आएगा। मजीदा जब हाजी की कोठी से निकला तो बहुत खुश था। शारिक के खिलाफ कोई कार्रवाई हो या ना हो, उसने मौके से फायदा उठा लिया था। मजीदे के जाने के बाद हाजी ने अपने 2 आदमियों को बुला लिया। मजीदे ने मुल्तान रोड की नई बस्ती में शारिक के किसी ठिकाने के बारे में जो शुबा जाहिर किया था, हाजी अपने तौर पर भी उसके बारे में तहकीक कर लेना चाहता था। हाजी ने अपने दोनों आदमियों को मुखातिब करते हुए कहा, तुम दोनों कल सुबह मुल्तान रोड चले जाओ। वहाँ एक नई कॉलोनी बन रही है। आबादी तो इक्का दुक्का मकानों में होगी, जबकि ज्यादातर मकान अभी ज़ेर तामीर हैं। वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में मालूमात हासिल करो, और उन लोगों के बारे में भी जो वहाँ अपने मकान वगैरह बना रहे हैं। जैसे ही कोई बात मालूम हो मुझे इत्तला देना। एक आदमी ने पूछा, अगर शारिक नजर आ जाए तो क्या उसे खत्म कर दिया जाए? हाजी ने कहा, नहीं, मेरा 3 करोड़ का सोना उसके कब्जे में है। मैं उसे जिंदा देखना चाहता हूँ। सोना हासिल करने के बाद ही उसे मौत के घाट उतारा जाएगा। उस शख्स ने कहा, ठीक है जी, हम सुबह सवेरे ही उस तरफ चले जाएंगे। हाजी ने उन्हें जाने का इशारा किया। ठीक है, तुम लोग जाओ। हाजी उस रात उस कोठी पर रहा। सुबह 10 बजे के करीब वो कोठी से निकल गया। दोपहर तक वो अपने मुख्तलिफ ठिकानों पर घूमता रहा, फिर अपने सिनेमा वाले दफ्तर में आ गया। वहाँ 3-4 आदमी उसके मुंतजिर बैठे थे। दरअसल चंद हफ्ते पहले हाजी ने एक फिल्म बनाने का प्रोग्राम बनाया था, और इस सिलसिले में इंडस्ट्री के 1-2 फिल्म डायरेक्टरों से भी बात की थी। उन सब ने ही मशवरा दिया था कि वो पंजाबी फिल्में शुरू कर दे। उर्दू फिल्मों के मुकाबले में पंजाबी फिल्में ज्यादा बिजनेस करती थीं, और जाहिर है हाजी को पैसा कमाना था। उसने बैक वक्त 2 पंजाबी फिल्मों का प्रोग्राम बना लिया, और उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री के आदमी ही वहां बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। हाजी तकरीबन 1 घंटे तक उनसे बातें करता रहा। उसने 2 आदमियों को बड़ी बड़ी रकमों के चेक भी दिए थे, ताकि जिन लोगों से एग्रीमेंट करने हैं उन्हें एडवांस भी दिया जा सके। हाजी रात 10 बजे तक सिनेमा ही में रहा, और फिर इकबाल टाउन वाली कोठी में वापस आ गया। उसके तकरीबन आधे घंटे बाद उसके वो दोनों आदमी भी आ गए जो सुबह मुल्तान रोड गए थे। हाजी ने पूछा, कुछ पता चला? जीले नामी कारिंदे ने कहा, एक ऐसी जगह का पता चला है जिस पर शुबा किया जा सकता है। हाजी ने उसे घूरा, बोला, तफसील से बताओ।
तुम जानते हो मैं अधूरी बात सुनने का आदी नहीं हूँ। जीला गड़बड़ा गया। बोला, बताता हूँ जी। हम सुबह 7 बजे ही उस इलाके में पहुंच गए थे। वहाँ बहुत से मकान बन रहे हैं। हम एक एक मकान के बारे में मालूम करते रहे। बहुत लंबा चौड़ा इलाका है जी, चंद ही घरों में लोग रह रहे हैं। हम एक एक से पूछते फिरे लेकिन कोई मुश्तबा बात मालूम ना हो सकी। अलबत्ता रात 8 बजे के करीब उस तरफ से गुजरने वाले एक आदमी ने बताया कि कुछ अरसा पहले एक हवेली में कुछ लोगों को आते जाते देखा था। उनके साथ एक औरत भी थी, लेकिन कई रोज से वहां कोई नहीं आया। हवेली में ताला लगा हुआ है। हाजी ने पूछा, वो हवेली किसकी है? जीले ने कहा, ठोकर न्याज बेग का कोई चौधरी है जी। आसपास की जमीनें भी उसी की थीं, जिनमें से बेशतर जमीनें वो बेच चुका है। हाजी ने पूछा, तुमने वो हवेली देखी है? जीले ने जवाब दिया, देखी है जी, बहुत पुरानी हवेली है, दीवारें भी बहुत ऊंची हैं। हाजी बोला, ठीक है, करामत और खुर्शीद को साथ ले जाओ और मालूम करो हवेली में कोई रह रहा है या नहीं। हो सकता है हवेली का मालिक ही वहां आता जाता हो, लेकिन मैं किसी मामूली सी बात को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहता। आज रात मैं भी यहीं रहूंगा। मुझे 12 बजे से पहले मालूम हो जाना चाहिए। जीले ने कहा, हम उससे पहले ही वापस आ जाएंगे जी। हाजी बोला, तुम जाओ, अब देर मत करो। वो दोनों कमरे से निकल गए। करामत और खुर्शीद भी उसी कोठी में मौजूद थे। जीले ने उन लोगों को साथ लिया और कार में बैठकर अपने मिशन पर रवाना हो गए। वो लोग तकरीबन 11:15 बजे वहां पहुंचे थे। कार उन्होंने कच्ची गली के बाहर ही छोड़ दी थी। एक आदमी कार में बैठा रहा। जीला, करामत और खुर्शीद गलियों में चलते हुए हवेली के सामने पहुंच गए। जीले ने करामत की तरफ देखते हुए कहा, यह है वो हवेली, अंदर कोई नहीं है। फाटक पर चढ़कर आसानी से दूसरी तरफ उतरा जा सकता है। करामत ने कहा, तो फिर चढ़ो ऊपर, देख क्या रहे हो? जीला इधर उधर देखने लगा। तारीकी और सन्नाटे में झींगरों के अलावा और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। जीला फाटक पर चढ़ गया। ऊपर वो एक लम्हे को रुका और फिर बड़ी एहतियात से दूसरी तरफ उतर गया और चारों तरफ देखने लगा। हवेली की इमारत भी तारीकी में डूबी हुई थी। उसने फाटक की झर्री से मुंह लगाकर सरगोशी की, आ जाओ, हवेली में सन्नाटा है। उसके चंद ही सेकंड के बाद करामत और खुर्शीद भी फाटक पर चढ़कर अंदर आ गए और जीले के करीब खड़े होकर चारों तरफ देखने लगे। उन तीनों ने पिस्तौल निकाल लिए। जीले ने सरगोशियाना लहजे में कहा, मेरी इत्तला के मुताबिक ये हवेली आमतौर पर खाली ही रहती है। यहाँ कभी कभार ही कोई आता है। इस वक्त भी यहाँ कोई नहीं है, मगर फिर भी एहतियात जरूरी है। आहिस्ता आहिस्ता आगे चलो। वो तीनों दाएं बाएं फैलकर आगे बढ़ने लगे, लेकिन उन्हें किसी मज़ाहमत का सामना न करना पड़ा। वो बड़ी आसानी से बरामदे में पहुंच गए थे। जीले ने टटोल कर देखा तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसने जेब से पेंसिल टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी में जायजा लेने लगा। देसी किस्म का ताला था। उसने पिस्तौल की नाल ताले पर फंसाकर जोरदार झटका दिया। खटाक की आवाज के साथ ताला खुल गया। दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए भी वो खासे मोहतात थे। पहले कमरे में पहुंचकर उन्हें अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि यहाँ किसी किस्म की धींगा मुश्ती हुई थी। 2 चारपाइयां थीं और खाने के झूठे बर्तन इधर उधर बिखरे हुए थे। एक चारपाई के करीब फाउंटेन पेन भी पड़ा हुआ था। जीला दरवाजे की तरफ मुड़ा, बोला, दूसरे कमरे देखो। करामत ने कहा, खाने के ये झूठे बर्तन बता रहे हैं कि यहाँ कोई आया था और शायद उनमें आपस में कोई झगड़ा भी हुआ हो। जीला बोला, हुआ होगा। हमें ये मालूम करना है कि यहाँ कौन आया था। पहले दूसरे कमरे देख लें, शायद कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे हम किसी नतीजे पर पहुंच सकें। वो हवेली के दूसरे कमरे देखने लगे। राहदारी में एक जगह उन्हें मर्दाना जूते भी पड़े हुए मिले। वो मुकेशन थे। एक जूता दूसरे से कोई 5 फुट के फासले पर था। हवेली के तमाम कमरों के दरवाजे खुले हुए थे। एक और कमरे में 2 चारपाइयां मिली थीं। एक चारपाई पर जनाना कपड़ों का एक जोड़ा भी रखा था। करामत कपड़ों की तरफ देखते हुए बोला, यहाँ कोई औरत भी रहती थी? जीला बोला, हाँ, मुझे बताया गया था कि यहाँ कभी कभार 2-3 आदमी आते थे। उनके साथ एक औरत भी जरूर होती थी। आखिरी मर्तबा 2 औरतों को देखा गया था और पिछले चंद रोज से तो यहाँ कोई नहीं आया। करामत बोला, ऐश करते होंगे वो लोग, वैसे इस मकसद के लिए ये बेहतरीन जगह है। वो उस कमरे से निकल आए। अब वो उस कमरे के सामने खड़े थे जिसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। जीले ने पहले वाला तरीका इख्तियार करते हुए ताला तोड़ दिया और जब वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो पेंसिल टॉर्च की महदूद रोशनी में लकड़ी की पेटियां देखकर जीले की आंखों में चमक सी उभर आई। अब तक उन्होंने किसी कमरे की बत्ती नहीं जलाई थी, लेकिन यहाँ लकड़ी की पेटियां देखकर जीला टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर स्विच बोर्ड तलाश करने लगा। दरवाजे वाली दीवार पर स्विच बोर्ड देखते ही वो उसकी तरफ लपका और बैक वक्त 2 स्विच ऑन कर दिए। कमरा बल्ब की तेज रोशनी से भर गया और उसके साथ ही वो तीनों उछल पड़े। वो कुछ देर तक उसी तरह पेटियों की तरफ देखते रहे जैसे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ना रहा हो। फिर वो तीनों बैक वक्त आगे बढ़े और एक पेटी खोलकर देखने लगे। असलहे से भरी हुई पेटियां और हेरोइन से भरे हुए पैकेट। उन्हें यकीन हो गया कि हो ना हो हवेली शारिक ही का खुफिया अड्डा है, लेकिन उन्हें हैरत इस बात पर हो रही थी कि यहाँ करोड़ों का माल था और उसकी हिफाजत के लिए कोई मौजूद नहीं था।
जीले ने कहा, शायद इसकी वजह यह हो कि शारिक को इस अड्डे के महफूज होने का यकीन होगा। तुम लोग यहाँ से एक राइफल उठा लो और यहाँ पहरा देते रहो, मैं जाकर हाजी को इत्तला देता हूँ। करामत ने कहा, ठीक है तुम जाओ, हम यहाँ मौजूद हैं। जीला तेजी से कमरे से निकला, फिर गेट पर चढ़कर वो गली में कूद गया। कार तक पहुंचने में उसे 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। उसका सांस फूला हुआ था। उसने पिछली सीट पर बैठते हुए शीदे को कोठी चलने को कहा। कार गली से निकलकर सड़क पर आ गई और तूफानी रफ्तार से सड़क पर दौड़ने लगी। सुबह के 10 बजे थे। रात को हवेली से वापस आने के बाद भी समीना और शापरी नौलखे के कमरे में बैठी देर तक बातें करती रहीं और फिर 3 बजे के करीब वो अपने कमरे में आकर सो गईं। शापरी तो सुबह जल्द उठ गई थी, लेकिन समीना अभी तक सो रही थी। रजिया सौदा वगैरह लेने के लिए मार्केट गई हुई थी। शाहपरी कभी नौलखे के पास आकर बैठ जाती, कभी माँ जी के पास और कभी बरामदे में आकर कुर्सी पर बैठ जाती। वो अपने आप में अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। 10:15 बजे के करीब समीना जाग गई। उसने मुंह हाथ धोकर नाश्ता किया और बरामदे में आकर शाहपरी के पास बैठ गई। थोड़ी ही देर के बाद फोन की घंटी बजी तो वो दोनों उठकर अंदर आ गईं। फोन का रिसीवर समीना ने उठाया। रिसीवर पर आवाज उभरी, हेलो, मैं रजिया बोल रही हूँ, नर्स रजिया। समीना ने पूछा, रजिया खैरियत तो है, क्या बात है? नर्स रजिया की आवाज सुनते ही उसकी छठी हिस्स ने खतरे की घंटी बजा दी थी, क्योंकि रजिया ने कभी यहाँ फोन नहीं किया था, बल्कि इस वक्त तो वो सो रही होती थी। रजिया बोली, हाँ खैरियत ही है। वैसे कल तुम लोग जो सामान लेकर गई थी वो बहुत खराब हालत में अस्पताल पहुंच गया है। समीना उछल पड़ी, क्या? उसे रजिया का मतलब समझने में देर न लगी। उसने कहा, तुम कहाँ से बोल रही हो रजिया? रजिया ने कहा, एक मेडिकल स्टोर से। समीना बोली, तुम अपने क्वार्टर में पहुंचो, मैं आ रही हूँ। फिर वो शापरी की तरफ देखने लगी। शापरी ने पूछा, क्या हुआ, किसका फोन था? समीना के चेहरे के तासुरात से वो समझ गई थी कि कोई गड़बड़ जरूर है। समीना ने कहा, गड़बड़ हो गई, रफीक की लाश अस्पताल पहुंचा दी गई है। शाहपरी उछल गई, क्या? लेकिन वो लाश कैसे मिली? समीना बोली, नर्स रजिया का फोन था, वो एक मेडिकल स्टोर से बात कर रही थी और जाहिर है फोन पर खुलकर बात नहीं हो सकती थी। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम रजिया के घर जा रहे हैं। शाहपरी ने कहा, मैं तैयार हूँ, बस चादर ओढ़नी है। समीना बोली, अपने लिबास में पिस्तौल भी रख लो, आज शायद उसकी जरूरत पड़ जाए। ये कहते हुए वो नौलखे वाले कमरे में चली गई। उसने नौलखे को भी इस नई सूरत हाल से आगाह कर दिया। नौलखा बोला, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, इसका मतलब है कि शारिक और रजिया की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। समीना बोली, हाँ, मैं और शाहपरी इसीलिए वहां जा रही हैं कि शारिक को वहां से निकाल सकें। शाहपरी ने कहा, लेकिन सवाल तो यह पैदा होता है कि रफीक की लाश का पता कैसे चला? उसे तो हमने बांध कर कुएं में फेंक दिया था। समीना बोली, अगर कुएं से लाश दरियाफ्त हो सकती है तो कमरे में भरा हुआ असलहा और हेरोइन के पैकेट भी महफूज नहीं रहे होंगे। करोड़ों का माल है वो शाहपरी। सबसे पहले हमें शारिक को रजिया के क्वार्टर से निकालना है और उसके बाद ही मालूम करना है कि कोई उस हवेली तक कैसे पहुंचा। नौलखे ने कहा, हो सकता है तुम लोगों के आने के बाद कोई शख्स चोरी की नीयत से हवेली में दाखिल हुआ हो। और समीना ने नौलखे की बात काटी, बोली, चोरी तो घरों में की जाती है, कुओं में तो नहीं झांका जाता। ये मालूम करना पड़ेगा कि पुलिस वहां तक कैसे पहुंची। वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बोली, ओ 1 मिनट, मैं इंस्पेक्टर उस्मान से बात करती हूँ। वो कमरे से निकलकर लाउंज में आ गई और फोन का रिसीवर उठाकर इंस्पेक्टर उस्मान का नंबर डायल करने लगी। लाइन मिलने पर रिसीवर किसी बच्चे ने उठाया था, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद इंस्पेक्टर उस्मान की आवाज सुनाई दी। समीना उसकी आवाज पहचान कर बोली, मैं समीना बोल रही हूँ उस्मान साहब। उस्मान ने कहा, शुक्र है तुमने राब्ता तो किया। मसला यह है कि मेरे पास तुम लोगों का कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, किसी इमरजेंसी की सूरत में तुम लोगों से राब्ता नहीं हो सकता। समीना बोली, मैंने एक अहम काम के लिए फोन किया है, बहरहाल पहले आप बताएं कि इमरजेंसी क्या है। उस्मान ने कहा, गुज़श्ता रात हाजी के आदमियों ने मुल्तान रोड के करीब एक हवेली पर छापा मारकर वहां से करोड़ों रुपए मालियत का असलहा और हेरोइन बरामद की है। समीना ने उसकी बात काट दी, बोली, ओह तो ये हाजी की हरकत है, खैर तफसील से बताइए, मैंने भी इसी चक्कर में फोन किया था। इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा, मुझे ये सब कुछ आज सुबह ही मालूम हुआ है। हाजी के आदमी तुम लोगों की तलाश में तो थे ही। कल रात उसने मजीदे को बुलाया था और मजीदे ने उसे बताया था कि शारिक को मुल्तान रोड के इलाके में देखा गया था। उसे शुबा था कि शारिक ने उस इलाके में कोई खुफिया अड्डा बना रखा है। हाजी के आदमी उस इलाके को चेक करते हुए कल रात किसी तरह उस हवेली तक पहुंच गए, जहां एक कमरे में हेरोइन के पैकेट और असलहे की पेटियां रखी हुई थी। उन्होंने फौरन हाजी को इत्तला दे दी। इत्तेफाक से उस वक्त मैं भी हाजी के पास बैठा हुआ था। मैं भी हाजी के साथ हवेली गया था। मजीद असलहा या हेरोइन की तलाश में उन्होंने उस कुएं को भी चेक किया था जिसमें एक लाश पड़ी थी। लाश के हाथ पैर बंधे हुए थे। हाजी ने असलहा वगैरह तो अपने किसी खुफिया ठिकाने पर मुंतकिल कर दिया और पुलिस को उस लाश के बारे में गुमनाम इत्तला दे दी। पुलिस ने वो लाश कुएं से निकालकर अस्पताल भिजवा दी है। हाजी ने पुलिस को अभी ये नहीं बताया कि वो हवेली तुम लोगों का खुफिया ठिकाना था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पुलिस को ये भी बता देगा
ताकि पुलिस तुम लोगों की तलाश में ज्यादा सरगर्म हो जाए। शारिक कहाँ है? समीना बोली, वो जख्मी है एक महफूज जगह पर। तुम हाजी पर निगाह रखो, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूंगी। उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसी वक्त रजिया भी मार्केट से वापस आ गई। समीना बोली, रजिया ये बुर्का मुझे दो, जल्दी करो। रजिया परेशान निगाहों से बोली, खैरियत? समीना बोली, खैरियत नहीं है, जल्दी करो।